बात करेंगे रिगार्डिंग बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम। द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन, द ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम, क्योंकि हम इसी को लेके चले थे, इन अ हाइड्रोजन एटम कॉरेस्पॉन्ड्स टू वन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन वेव, वन कंप्लीट इलेक्ट्रॉन वेव जॉइंड ऑन इटसेल्फ। अब इलेक्ट्रॉन के साथ जो एसोसिएटेड वेव है उसको थोड़ा और डिटेल में समझने के लिए एक रोप टाई करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के साथ अगर आपको वेव एसोसिएट करनी है, सिंस इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड विद इन दिस एटम, तो जो वेव्स होंगी इलेक्ट्रॉन की वो स्टैंडिंग वेव्स होंगी, जस्ट लाइक द स्टैंडिंग वेव्स ऑफ द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, जो कि दोनों एंड पे फिक्स होती है और ट्रैप हुई होती है उसके बीच में। ये है वेवलेंथ बेसिकली, ठीक है। एक सिरे से दूसरे सिरे तक मिला दूं तो जो एक सर्कल बनेगा उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा, उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो इसी के इक्वल है। तो ये इसकी लेंथ जो कि लैम्डा है और इसका सर्कमफ्रेंस जो कि 2 पाई आर है, वो ये और ये सेम है। बोहर ने क्या स्टेटमेंट दी? एन इलेक्ट्रॉन कैन सर्कल अ न्यूक्लियस only if its orbit contains an integral number of de Broglie wavelengths। एक इलेक्ट्रॉन अगर आप न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट करवाना चाहते हैं तो वो तभी हो सकता है कि जब उस ऑर्बिट में क्या हो, इलेक्ट्रॉन की इंटीग्रल नंबर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ्स हो। कंडीशन फॉर ऑर्बिट स्टेबिलिटी आ गई ये कि बोहर एटम ने जो रेडियाई अलाउ करे हैं उनकी वैल्यूज ये हैं। तो इस तरह से ये जो जनरल फॉर्मूला हो गया वो क्या होगा, Rn इज इक्वल टू एन स्क्वायर ए नॉट, और ए नॉट की वैल्यू है ये। सिमिलरली अब आपने टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकाला था, En क्या है, यहाँ पे क्या बन गया, E1 बाय एन स्क्वायर। E1 की वैल्यू ये थी। तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी लोएस्ट होती है और एक्साइटेड स्टेट्स जैसे जैसे बढ़ती जाएंगी एनर्जी बढ़ती जाएगी। अब ये जो सारी हमने डिस्कशन करी है इसमें से जो मेजर रिजल्ट्स निकल करके आए हैं, जो 3 कंडीशंस निकल करके आई हैं, वो अब आपने ध्यान में रखनी है। तो पहली कंडीशन क्या है, ये कंडीशन फॉर ऑर्बिटल स्टेबिलिटी, पहली कंडीशन। दूसरी क्या है, जो रेडियस पे निकल करके आई थी कि Rn क्या होने चाहिए, एंड द थर्ड वन इज एनर्जी। अब आप आगे वीडियो में देखोगे कि मैं n की वैल्यू 1, 2, 3 इस तरह से पुट करती जाऊंगी और ये कंडीशंस मैं निकालती जाऊंगी एंड अकॉर्डिंगली Rn और En, ये n की वैल्यूज़ मैं सब्स्टिट्यूट कर करके इनके एक्सप्रेशंस निकालती जाऊंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ बात करूँ तो n अगर 1 है तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई R1, और R1 की वैल्यू मैं कहाँ से पुट करूँगी, यहाँ से, तो दैट विल बी ए नॉट। तो कंडीशन क्या हुई, लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई ए नॉट। कंडीशन फॉर ऑर्बिट स्टेबिलिटी अगर मैं बात करूं तो इसमें n इज इक्वल टू 1 अगर मैं पहली कंडीशन की बात करूं तो क्या मिलेगी मुझे, 2 पाई R1 और 2 पाई R1 आपने लेना है कहाँ से, ये 2 पाई ए नॉट, n1 हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई ये लैम्डा क्या है कि जब आप पहली ऑर्बिट ले रहे हो उसमें जो वेव लोगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव जो होगी उसकी वेवलेंथ ये होगी, और रेडियस क्या होगा उसका ए नॉट। साथ ही मैं सारी चीज़ें लिख लेती हूँ, और एनर्जी पहली वाली की क्या होगी, यहाँ पे -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पहली उसकी बात कर रहे हैं ऑर्बिट के बारे में। n इज इक्वल टू 2 के लिए 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई R2 and R2 will be 2 स्क्वायर ए नॉट, 4 ए नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये कंडीशन n इज इक्वल टू 2 के लिए लूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई R2, ठीक है। और R2 की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, 2 पाई R2 विल बी 2 स्क्वायर ए नॉट, 4 ए नॉट। यहाँ n इज इक्वल टू 2 डाला बस मैंने, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 8 पाई ए नॉट। अगर आप देखो ट्वाइस लैम्डा इज 8 पाई ए नॉट, तो लैम्डा खुद क्या है, 4 पाई ए नॉट। तो ये वाला लैम्डा पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए और ये n इज इक्वल टू 2 के लिए, ये देख रहे हो ये इससे बड़ा है, ये लैम्डा इससे बड़ा है। इसका कहने का क्या मतलब है, तो पहला लैम्डा होगा 2 पाई ए नॉट पहली ऑर्बिट का,
और जो n इज इक्वल टू 2 के लिए जो आपने वेवलेंथ लेनी है वो पिछली वाली से ज़्यादा होगी। ये 2 है, ये 4πa0 है, तो ये जो पूरा साइकिल है ये इससे डबल है, 4πa0। मतलब इसका जहाँ पे पूरा लैम्डा ख़त्म हो गया यहाँ पे इसका आधा ही था, फिर ये पूरा जब ये आया इस तरह से। अब आप क्या करोगे, 4πa0 ये वेवलेंथ है, तो इस वाली की आपने ऐसी 2 वेवलेंथ्स लेनी है। अब सेकंड ऑर्बिट के लिए ये वाले लैम्डा कितने लेने हैं, 2 लेने हैं, और ये तो था पहला, तो ये दूसरा, ठीक है। तो ये कंडीशन फॉर ऑर्बिट स्टेबिलिटी एंड ऑर्बिटल रेडियाई वाले एक्सप्रेशंस में n की वैल्यू 1 डाल के आपको फर्स्ट ऑर्बिट के विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन वेव की वेवलेंथ मिल जाएगी 2πa0। फिर से आपको इन दोनों एक्सप्रेशंस को यूज़ करके n इज इक्वल टू 2 के लिए इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड वेव की वेवलेंथ निकालनी है, और n इज इक्वल टू 2 के लिए ऐसी 2 वेवलेंथ्स लेनी है। मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 4πa0 वाली 2 वेवलेंथ्स लेनी है। क्यों? क्योंकि कंडीशन फॉर ऑर्बिट स्टेबिलिटी देखो। तो अगर मुझे ऑर्बिट्स बनाने हैं, अगर आपको ऑर्बिट्स बनाने हैं तो पहला जो रेडियस होगा वो कौन सा होगा, a0, दूसरा रेडियस क्या हो जाएगा 4a0, तीसरा 9a0 एंड 16a0, इस तरह से। तो वैसे मैंने 4 ऑर्बिट्स बनाई हैं। ऑर्बिटल रेडिया इन बोहर्स एटम वाले एक्सप्रेशन में n की वैल्यू 1, 2, 3 एंड 4 पुट करके आपको इन चारों ऑर्बिट्स के रेडियस मिल जाएंगे। अब इस रेडियस को लेके जब आप ऑर्बिट्स बना रहे हो तो जो एनर्जी होगी, पहली जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी, जो इनर मोस्ट रेडियस की R1 की एनर्जी क्या होगी, दैट विल बी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। सेकंड ऑर्बिट की जो थोड़ी इससे बड़ी होगी, 4a0 रेडियस पे होगी, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या होगी -13.6 डिवाइडेड बाय 4, 2 स्क्वायर। थर्ड की क्या होगी -13.6 डिवाइडेड बाय 9, 3 स्क्वायर। तो एनर्जी लेवल्स वाले एक्सप्रेशन में n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 पुट करके इन चारों ऑर्बिट्स की एनर्जी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आगे वीडियो में ये 3 एक्सप्रेशंस लेके आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करी गई हैं कि कैसे हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का जो स्टैंडिंग वेव पैटर्न है वो किस तरह से आपको मिलेगा। तो ये ध्यान से आप देखो कि ये जो वेव है पूरी की पूरी, इनकी वेवलेंथ्स क्या होंगी और इनको किस तरह से आप जोड़ रहे हैं और आपको रिजल्टिंग पैटर्न्स क्या मिल रहे हैं। फिर यहाँ से इन दोनों एंड्स को मिला के जो है वो पैटर्न देखना है। सिमिलरली जो n इज इक्वल टू 3 के लिए होगा, n इज इक्वल टू 3 के लिए क्या होगा, 3 लैम्डा इज इक्वल टू 2πr3 और r3 की वैल्यू क्या होगी 9a0, 2π3 का स्क्वायर 9a0, तो ये क्या हो जाएगा 18πa0 और लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी 6πa0। यहाँ से अगर आप देखोगे तो जो थर्ड ऑर्बिट के लिए जो वेवलेंथ लेनी है, इलेक्ट्रॉन जो स्टैंडिंग वेव आपने रिप्रेजेंट करनी है, उसकी जो वेवलेंथ होगी वो इससे भी ज़्यादा होगी, तो वो होगी इस तरह से 6πa0 की। मतलब यहाँ से यहाँ जो है ये जैसे 4π में आ गया, ये क्या आएगा 6πa0 लैम्डा होगा। अब आप ध्यान से देखो, ये जो एम्पलीट्यूड था ये ग्राउंड स्टेट का सबसे कम मैंने रखा है क्योंकि इसकी एनर्जी लोवेस्ट है, और
इसका बढ़ेगा, फिर इसका इससे भी थोड़ा ज़्यादा होगा। इस तरह से ये वेव्स होंगी जिनको आपने ज्वाइन करना है। तो सिमिलरली जो थर्ड ऑर्बिट के लिए आपको ऐसी 3 चाहिए। लैम्डा की तो वैल्यू आ गई ये। अब ऐसे लैम्डा कितने चाहिए कंडीशन फॉर ऑर्बिट स्टेबिलिटी के लिए कि इसके 3 जो है लैम्डाज लो और फिर उनको सिरे से सिरे तक जोड़ो। तो मैं ये आगे एक्सटेंड करके दिखा रही हूँ आपको। ये पहला लिया, ये दूसरा लिया और फिर ये तीसरा। अब ये जो पूरी की पूरी ये है, इसको फिर सिरे से सिरे तक ऐसे जोड़ के ये पैटर्न देखो, ठीक है। और अगर आप ऐसा 4 के लिए करोगे तो ऐसे 4 लोगे। तो स्टार्ट करते हैं n इज इक्वल टू 1 से, मतलब पहला रेडियस r1 होगा a0 और फर्स्ट ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस होगा 2 पाई a0 और कंडीशन फॉर ऑर्बिट स्टेबिलिटी कहती है कि पहले ऑर्बिट के कॉरस्पॉन्डिंग हमें 2 पाई a0 मैग्नीट्यूड की सिर्फ एक डी ब्रॉगली वेवलेंथ चाहिए। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ स्टैंडिंग वेव एसोसिएट करनी है तो वो भी ले लेते हैं। अब इस स्टैंडिंग वेव के दोनों एंड्स को इस तरह मिलाना है कि एक सर्कल बन जाए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मुझे वायर्स को बेंड करना पड़ रहा है। और फाइनली आपको जो पैटर्न मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। और ये सब हमने क्यों किया? क्योंकि पहले ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस इलेक्ट्रॉन की 2 पाई a0 मैग्नीट्यूड की एक वेवलेंथ के इक्वल है। तो ये मैंने 4 ऑर्बिट्स बना रखी हैं। तो पहली ऑर्बिट के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव पैटर्न जो हमने ऑब्टेन किया था वो इस इनर मोस्ट ऑर्बिट पर प्लेस कर देते हैं। तो ये रिप्रेजेंट करेगा स्टैंडिंग वेव ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट ऑर्बिट। अब अगर हम बात करें n इज इक्वल टू 2 क्वांटम नंबर की, तो कंडीशन फॉर ऑर्बिट स्टेबिलिटी से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन के साथ सेकंड ऑर्बिट में जो वेव एसोसिएट करनी है उसकी वेवलेंथ 4 पाई a0 होनी चाहिए, जो कि n इज इक्वल टू 1 वाले केस से डबल है। और इस वेव का जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी n इज इक्वल टू 1 वाले केस से ज़्यादा होगा, क्योंकि ये वेव फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग है जिसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट से ज़्यादा होगी। तो एज अ रिजल्ट एम्पलीट्यूड इस वेव का ग्राउंड स्टेट वाली वेव से ज़्यादा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 4 पाई a0 का इंटेग्रल मल्टीपल कितना होना चाहिए। कंडीशन फॉर ऑर्बिट स्टेबिलिटी से अगर देखें तो सेकेंड ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस 4 पाई a0 वाली 2 वेवलेंथ्स के इक्वल है। तभी मैंने जो वेव ली है उसमें आपको 2 कंप्लीट वेवलेंथ्स दिख रही है। अब फिर इस वेव के दोनों एंड्स मिला दो तो आपको जो पैटर्न मिलेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब सिंस ये सब n इज इक्वल टू 2 के विद रिस्पेक्ट टू था तो इस पैटर्न को सेकंड ऑर्बिट पर रख देते हैं। लेकिन ध्यान दो, यहाँ कुछ मिसिंग है। आपने इलेक्ट्रॉन का स्टैंडिंग वेव पैटर्न कंसीडर करना है। तो जैसे आपको पता है स्टैंडिंग वेव्स में इंसिडेंट वेव का क्रेस्ट रिफ्लेक्ट होकर ट्रफ बन जाता है। तो यहाँ इसके पैटर्न में इसके ट्रफ पर रिफ्लेक्टेड वेव का क्रेस्ट रख दो तो हमें कुछ ऐसा पैटर्न मिलेगा इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव का फॉर द सेकेंड ऑर्बिट। नेक्स्ट n इज इक्वल टू 3 के लिए जो इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ की वैल्यू होगी वो है 6 पाई a0। तो फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट से इस थर्ड ऑर्बिट की वेवलेंथ ज़्यादा है और एम्पलीट्यूड भी ज़्यादा होगा,
क्योंकि ये वेव कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है, जिसकी एनर्जी ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से भी ज़्यादा होगी। अब ऑर्बिट स्टेबिलिटी के लिए हमें ऐसी 3 वेवलेंथ चाहिए होंगी, जिसको एंड टू एंड ज्वाइन करके हमें थर्ड ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस मिलेगा। तो रिजल्टिंग पैटर्न कुछ ऐसा बनेगा। इसको अब थर्ड ऑर्बिट पर प्लेस कर देते हैं। अब स्टैंडिंग वेव पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए ट्रफ के ऊपर रिफ्लेक्टेड वेव का क्रेस्ट रख दो। तो ये बन गया इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव पैटर्न फॉर द थर्ड ऑर्बिट। ऐसे ही n=4 के लिए ऑर्बिट स्टेबिलिटी की कंडीशन यूज़ करके जो वेवलेंथ की वैल्यू आएगी वो होगी 8πa0। तो अब हमें ऐसी वेव लेनी है जिसका एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ पिछली सभी वेव से ज़्यादा है, और इस वेव में 8πa0 मैग्नीट्यूड वाली 4 वेवलेंथ्स होंगी, जिसको एंड टू एंड ज्वाइन करके हमें फोर्थ ऑर्बिट का सर्कमफ्रेंस बनाना है। तो एज अ रिज़ल्ट ऑफ दिस हमें अब ये पैटर्न मिलेगा, और इस पैटर्न के ट्रफ पर क्रेस्ट और क्रेस्ट पर ट्रफ रख दो तो फोर्थ ऑर्बिट के कॉरस्पॉन्डिंग ऐसा इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव पैटर्न मिल जाएगा। अब अगर इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ्स की बजाय फ्रैक्शनल नंबर ऑफ वेवलेंथ्स को कंसीडर करें तो क्या होगा। अब ये देखो, ये 3 पूरी वेवलेंथ्स है और ये 4th वेवलेंथ कंप्लीट नहीं हुई। अब अगर मैं इनके दोनों एंड्स मिला के लूप बनाकर देखूं तो ये वेव ज्वाइन कर रही है एट अ पॉइंट विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर फेज। यहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और ऐसी वाइब्रेशंस रैपिडली डाई आउट कर जाएंगी। तो ये और इसी तरह की बाकी सभी ऑर्बिट्स जहाँ वेवलेंथ इंटीजर मल्टीपल्स नहीं हैं, दे एंड अप गिविंग यू डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ऐसी कोई भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर सकता अराउंड द न्यूक्लियस। ये तो चलो मैंने आपको वायर से ऐसे कनेक्ट करके सिर्फ पैटर्न दिखाया, लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली भी ऑब्जर्व कर सकते हैं इस तरह के पैटर्न को। वो कैसे कि एक वायर लूप ले लो और उसको अगर आप वाइब्रेट करवा पाओ, ठीक है। वैसे तो एक सेटअप ही आता है टू डेमोन्स्ट्रेट बोहर्स स्टैंडिंग वेव्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो वो अगर आप क्या करते हो, एक मेटल रिंग होगा, इफ दैट इज मेड टू वाइब्रेट, इसको अप एंड डाउन वाइब्रेट करवाओ मेटल लूप को, वायर लूप को। इसके साथ कनेक्टेड जो सेटअप होता है वो इस मेटल लूप को वाइब्रेट करवाता है अप डाउन। तो उससे क्या होगा, पीरियोडिक वाइब्रेशंस विल क्रिएट वेव्स ऑन दिस लूप, जो आपको दिखेंगी। जब ये जैसे स्ट्रिंग है, अगर मैं उसको पकड़ लूँ और बीच में से ऐसे स्ट्रेच करूँ तो आपको जो वेव्स हैं वो ऐसे प्रैक्टिकली दिखती हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में भी आपको ये जो पैटर्न मैंने दिखाया ये दिखेगा बनता, ठीक है। जब इसको वाइब्रेट करवाते हुए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे जब इंटेग्रल नंबर ऑफ वेव्स फिट अराउंड द लूप तो आपको एक पैटर्न दिखेगा। सपोज n=1 के लिए आपका ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, तो आपको एक पर्टिकुलर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पे जो इसका पैटर्न दिखेगा वो वही होगा जो कि इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव का होगा फर्स्ट ऑर्बिट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन स्टैंडिंग वेव जो पैटर्न फॉर्म करेंगी पहले ऑर्बिट में, वो ये जो मेटल लूप है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे जब इसके अराउंड इंटेग्रल नंबर ऑफ वेव्स फिट कर जाएं लूप के अराउंड,
तब जो पैटर्न शो होगा वो आप उससे मैच कर सकते हैं, वो एग्जैक्टली सेम होगा। अब क्या करोगे, इसकी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है इसको और ज़ोर से वाइब्रेट करने की कोशिश करोगे, वो बढ़ा दोगे। वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से फिर एक सर्टेन पॉइंट पे फिर इंटीजर नंबर ऑफ वेव्स जो फिट करेंगी अराउंड द लूप, वो किसको कॉरेस्पॉन्ड करेंगी, जो नेक्स्ट पैटर्न आप देख रहे हो। तो धीरे धीरे अगर मैं बढ़ाऊँ तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे आपको 2 लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई R2 वाली अगर कंडीशन ये हो जाए तो जो सेकंड पैटर्न मैंने लूप से बनाया था, वायर लूप से, वो दिखेगा। तो इसकी जो शेप होएगी जब वाइब्रेट करेगा, जो आपको पैटर्न दिखेगा स्टैंडिंग वेव पैटर्न, वो उसको रिप्रेजेंट करेगा। लाइकवाइज फिर से फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ाओगे तो आपको थर्ड फोर्थ इस तरह से पैटर्न दिखे जाएंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन बढ़ाने का सीधा सीधा मतलब क्या है कि जो ग्राउंड स्टेट में जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एक तरह से एनर्जी है, आप सबसे लोएस्ट एनर्जी पे वाइब्रेट करवा रहे हो सिस्टम को, तो वो स्टेबल है सबसे ज़्यादा। और एक्साइटेड स्टेट्स के लिए इस वायर लूप में पैटर्न, जो रिजल्टिंग पैटर्न्स ऑब्टेन करने के लिए आपको वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी, इस लूप को अप डाउन जितनी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे हो वो बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपको बाकी सारे पैटर्न्स दिखेंगे। तो कुछ लैब्स में ऐसा एक्सपेरिमेंट होता है जहाँ पे आप प्रैक्टिकली इसे ऑब्जर्व कर पाते हैं।